हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र पांडे। आप देख रहे हैं स्टडी IQIAS हिंदी। आप फिर से जुड़ चुके हैं मेरे साथ। IAS वाली NCERT क्लास 7 की NCERT हम लोग शुरू कर चुके हैं और आज हम लोग अध्याय 2 पढ़ने वाले हैं इस कक्षा में। फटाफट जुड़ जाइए, क्लास आपकी लाइव है और तेजी के साथ जुड़िए। आज का जो टॉपिक है वो है भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। अगर आप देखेंगे तो स्वास्थ्य सेवाएं इसलिए यहाँ टॉपिक में दिया गया है क्योंकि स्वास्थ्य एक आपके जीवन का अपरिहार्य हिस्सा है। स्वास्थ्य को लेकर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ बहुत तरीके की बातें जो लोकोक्तियों में भी प्रचलित हैं वो भी आपको देखने को मिलती है। जैसे स्वास्थ्य के लिए कहा जाता है कि स्वास्थ्य लाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं है। आदमी कहता है कि अगर जीवन में आपको ईश्वर से कुछ मांगना हो तो स्वास्थ्य मांगिए, क्योंकि स्वास्थ्य से अच्छा कुछ बेहतर हो ही नहीं सकता। अरस्तु का विचार है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। हमारे यहाँ निरोगी काया को बड़ा ईश्वर का वरदान माना जाता है। इसका मतलब है कि स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि प्रारंभिक समय से लेके हर एक स्थिति में स्वास्थ्य पर राज्य को भी ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर हम अपना संविधान देखें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 राज्य को, भारतीय संविधान का अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 इस बात को कहता है कि राज्य स्वास्थ्य को प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा। देखिए, राज्य स्वास्थ्य को प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा, मतलब राज्य को स्वास्थ्य को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानना होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि स्वास्थ्य है तो आपका राष्ट्र समृद्ध राष्ट्र बन पाएगा। स्वास्थ्य के बिना कोई राष्ट्र समृद्ध राष्ट्र नहीं बन सकता। इस क्लास में हम लोग कोस्टारिका, जो कि एक छोटा सा देश है अमेरिका महाद्वीप में, उसको हम लोग देखेंगे कि उसने कैसे स्वास्थ्य को महत्व देकर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में, एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में अपने को स्थापित कर लिया। इसलिए स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आज इसी पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसी को पढ़ने वाले हैं। स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका हो सकती। यहाँ सरकार का अर्थ हम राज्य से लगा सकते हैं। सरकार का अर्थ यहाँ पर हम राज्य से लगा सकते हैं। राज्य को कहा जाता है कि राज्य एक ऐसा मित्र है जो गर्भ से लेकर कब्र तक साथी होता है। और ये लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में ऐसा कहा जाता है। इसका मतलब है कि राज्य तो एक अमूर्त व्यवस्था जो देखा नहीं जा सकता, लेकिन राज्य अपने को जिस रूप में, मूर्त रूप में प्रदर्शित करता है वो है सरकार। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सरकार की स्वास्थ्य में क्या भूमिका होती है। तो सरकार की स्वास्थ्य में ये भूमिका होती है कि वो लोगों को सहयोग करे। तो अभी हमने आर्टिकल 47 की बात की। इसी तरीके से अगर आप आर्टिकल 41 की बात करेंगे, अनुच्छेद 41, तो इसमें भी कहा गया है कि राज्य बीमारी की दशा में लोक सहायता उपलब्ध कराए। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे कि राज्य की जो भूमिका है वो कितनी महत्वपूर्ण है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में। हालांकि भारत की अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो हमें यहाँ पर एक लिस्ट देखने को मिलती है, जिस लिस्ट के माध्यम से हम भारत की स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती को समझ सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लिस्ट में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि कैसे इतना व्यापक स्तर पे स्वास्थ्य सेवाओं के भारत में मजबूत होने के बावजूद भी कैसे हमारे यहाँ लोगों तक ठीक से स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच पाती हैं।
सबसे पहले हम भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति देखें कि भारत में क्या है और भारत की क्या है। तो स्वास्थ्य सेवाओं में अगर हम थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर देखें तो संसार भर में सर्वाधिक चिकित्सा, देखिए पूरे विश्व में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय आप देखेंगे तो आपको भारत में देखने को मिलता है। सबसे अधिक डॉक्टर पूरी दुनिया में जो तैयार किए जाते हैं वो भारत में तैयार किए जाते हैं। हर वर्ष भारत में 15,000 नए डॉक्टर तैयार हो जाते हैं। ये एनसीईआरटी कह रही है एवरी ईयर इंडिया में 15,000 डॉक्टर तैयार होते हैं। और भारत में अगर बात करें तो भारत के अधिकांश डॉक्टर आपको शहरी क्षेत्र में दिखते हैं। इवन ग्रामीण क्षेत्र से लोगों को अपना इलाज कराने के लिए शहरी क्षेत्र तक आना होता है, एक लंबी दूरी तय करनी होती है, जिससे अपने आप ही ग्रामीण जनसंख्या का जो खर्च है स्वास्थ्य पर वो बढ़ जाता है। कई बार तो चूंकि ग्रामीण आबादी देखा जाए तो अधिकांश गरीब होती है, तो वो डॉक्टर न होने की दशा में, स्वास्थ्य सेवा न होने की दशा में कई बार उन्हें स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पाता है, कई बार उन्हें सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाता है और डॉक्टर के अभाव में कई बार इनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो एक तरफ पूरी दुनिया में सर्वाधिक डॉक्टर हम पैदा करते हैं, वहीं भारत गाँव में बसता है और ग्रामीण आबादी को आप डॉक्टर भारत में देखेंगे तो नहीं मिलेगा। यही कारण था कि विभिन्न तरीके के परिवर्तन किए गए और ऐसा नियम बनाया गया, कानून बनाया गया कि जो भी एमबीबीएस डॉक्टर हैं उनकी ग्रामीण क्षेत्रों में एक निश्चित कार्यकाल की प्रैक्टिस अनिवार्य कर दी गई, क्योंकि ये एमबीबीएस करने के बाद ये अपनी प्रैक्टिस शहरों में करते थे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो डॉक्टर होते ही नहीं थे। और वही झोला छाप जिनको हम डॉक्टर कहते हैं, अकुशल डॉक्टर कहते हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई नहीं होती, जिनके पास पर्याप्त जो है वो स्किल नहीं होती, वो थोड़े मोड़े अनुभव के साथ कंपाउंडर होते हैं और डॉक्टर बन जाते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र का आधा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों को स्वास्थ्य लाभ देने की जिम्मेदारी इन्हीं नॉन स्किल झोला छाप डॉक्टरों ने उठा रखी है। ये वरदान हो गए थे ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। दूसरे चार्ट पे आते हैं। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई। अगर 1950 की बात करें तो भारत में केवल 2717 अस्पताल थे और 1991 की बात करें 11,174 अस्पताल, और 2000 में ये संख्या बढ़कर 18,218 हो गई। आपने देखा कि बड़ी तेजी से हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी, अस्पतालों की संख्या बढ़ी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत में करीब 5 लाख लोग हर साल तपेदिक से मर जाते हैं, टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अभी तक भी टीबी से मरने वालों की संख्या वही समान है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट होती है और यहाँ पर भी संख्या नहीं कम हो रही। एक तरफ स्वास्थ्य सुविधाएं तेजी से बढ़ रही हैं, वहीं स्वतंत्रता से लेकर आज तक कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो अभी भी शाश्वत वैसी ही बनी हुई हैं। ये एक बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। एक तरफ हम देखते हैं कि भारत में विदेशों से बड़ी संख्या में लोग इलाज कराने आते हैं, जिसको हम लोग चिकित्सा पर्यटक कहते हैं। अर्थात भारत चिकित्सा पर्यटकों को आकर्षित करने वाला दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है अमेरिका के बाद। और ऐसे अस्पताल में ये इलाज कराते हैं भारत में आके जिनकी तुलना दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जाती है जो भारत में उपलब्ध हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत की स्थिति देखें तो हम सबको पीने का स्वच्छ पानी तक नहीं दे पा रहे। संचारी बीमारियां पानी के द्वारा ही एक दूसरे को लग रही हैं। इन बीमारियों से 21% जल जनित होती हैं। हैजा, पेट के कीड़े, हेपेटाइटिस, इस तरीके की बीमारियां लगातार लग रही हैं। एक तरफ पूरी दुनिया भारत की तरफ अपना इलाज कराने के लिए बढ़ रही है और भारत वहीं आधारभूत रूप से अपने लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं तो छोड़ो, ठीक से साफ पानी पीने का नहीं दे पा रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। जो कि क्या है? अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। ये प्रॉब्लम आप देख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि भारत विश्व की दवाई निर्मित करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश है। भारी मात्रा में हम दवाइयों का निर्यात करते हैं और एक तरफ हम देखें तो हम अपने बच्चों को दोनों टाइम का पर्याप्त भोजन नहीं दे पा रहे हैं, पर्याप्त उन्हें न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे हैं जो उन्हें चाहिए। अल्प पोषण के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। तो भारत का जो एक तरफ स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति है वो बड़ी ही चकाचौंध करने वाली है और वहीं दूसरी तरफ जो भारतीयों को उपलब्ध होने वाली व्यवस्थाएं हैं
वो बड़ी दयनीय है। आखिर ये इतना विरोधाभास क्यों है? इस विरोधाभास को आगे हम लोग समझेंगे। इस विरोधाभास का कारण क्या है, जिसे हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं का वर्गीकरण करके समझ सकते हैं। क्योंकि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के दो क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं, एक निजी क्षेत्र हमें देखने को मिलता है और एक सार्वजनिक क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। इन दोनों क्षेत्रों पे एक कहानी है, उस कहानी के माध्यम से फिर हम समझेंगे कि आखिर ये जो विरोधाभास है इन दोनों ही स्थितियों में वो आखिर क्यों है, ये समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। इस पे आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। उसके पहले एक सूचना जो आप तक जानी चाहिए। आज तारीख है 18 सितंबर, एक दिन बचा हुआ है बैच प्रारंभ होने में। प्रतिज्ञा प्लस बैच है, आप देखेंगे प्रतिज्ञा प्लस बैच शुरू होने में एक दिन का समय है। ये प्रातः बैच है, हिंदी का मॉर्निंग बैच है जो कि सुबह शुरू होगा। हालांकि प्रतिज्ञा बैच 19 से हिंदी में भी इंग्लिश में तीनों में शुरू हो रहा है। आप हिंदी माध्यम बैच में जुड़ना चाहते हैं, आपका बैच सुबह 8 से लेकर 11 बजे के बीच में चलेगा। और इस प्रतिज्ञा बैच की खासियत ये है कि अगर आप प्रारंभिक परीक्षा 2025 का पास करते हैं तो आपकी पूरी की पूरी फीस वापस हो जाएगी। साथ ही साथ आप इस बैच से जुड़ने के बाद जो साप्ताहिक टेस्ट होता है उस टेस्ट में बैठने के हकदार हो जाते हैं। और जब आप प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तो 11,000 रुपये की नगद राशि भी आप जीत सकते हैं। इसी के साथ आपको कुछ नहीं करना है, स्टडी IQ के ऐप पे जाना है, वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे प्रतिज्ञा प्लस बैच 19 सितंबर वाला सर्च करना है। ये वाली जो डिज़ाइन है यही कवर पे लगी हुई दिख जाएगी और आप AP लाइव कोड के इस्तेमाल के साथ इस बैच को परचेज करेंगे। इफेक्टिव जो फीस होगी आपके वैलिडिटी के साथ, उसको अगर आप डिवाइड करेंगे वैलिडिटी के साथ टोटल अमाउंट को, तो इफेक्टिव फीस आपको 999 की ही पड़ेगी। मतलब 1,000 रुपये की फीस में, मंथली फीस में आप UPSC की बड़ी गुणात्मक तैयारी कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि ये जो आप तैयारी करेंगे इस 1,000 में, ये भी आपको रिफंड मिल जाएगा प्रारंभिक परीक्षा पास करते ही। और अगर आपने 2-3 टेस्ट में टॉप कर दिया तो आप ऑलरेडी अपने फीस से 3 गुना पैसा वापस ले चुके होंगे। तो स्टडी IQ आपको पढ़ाई के साथ प्रतियोगी तो बना ही रहा है, साथ में आपकी जो वेल्थ है वो भी मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं लेकिन थोड़ी बहुत समस्याओं के कारण वो बड़ी फीस लाखों रुपया नहीं चुका पा रहे हैं। इसलिए आपके लिए अफोर्डेबल और गुणात्मक दोनों ही बैच है। ध्यान रखिए, जैसे ही आप प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे स्टडी IQ आपको MRP प्रोग्राम में बुलाता है। कहाँ पे? दिल्ली में, जहाँ पे आपका रहना, खाना और मेंस की सारी तैयारी पूरी तरीके से फ्री होती है। तो इतनी गुणात्मकता अगर है तो मुझे लगता है कि आपको जुड़ना चाहिए। चलिए वापस चलते हैं अपनी क्लास की ओर और क्लास में देखते हैं हम लोग कि ये जो दुविधा है इसको हम कैसे समझेंगे, कैसे इन दुविधाओं को हम खत्म करेंगे। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि भारत में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। इसके लिए एक कहानी आपको हाकिम शेख की कहानी है। आप देखेंगे कि हाकिम शेख पश्चिम बंगाल के खेत के मजदूर समिति PBKM के सदस्य थे, जो पश्चिम बंगाल के खेतिहर मजदूरों का एक संगठन है। 1992 में एक शाम चलती ट्रेन से गिर गए, उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई, उनकी हालत बहुत नाजुक हो गई, उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। अब देखिए, उन्हें कोलकाता के एक सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया क्योंकि कहा गया कि कोई भी बिस्तर खाली नहीं है। अब समझिए, मतलब हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में इतनी दिक्कतें हैं कि सरकारी सेक्टर में तो मरीज इतने हैं, संसाधन कम हैं। ये एक बात समझ में आई। दूसरे अस्पताल में ले गया तो उन्होंने कहा कि इनके इलाज के लिए आवश्यक सुविधाएं हमारे पास नहीं है, जो विशेषज्ञ चाहिए वो नहीं है, इसलिए वो इलाज नहीं कर पाएंगे। अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया लेकिन कहीं पर भी उन्हें भर्ती नहीं किया गया। सोचिए, बिना इलाज के एक व्यक्ति का प्राण जा सकता है। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर उनका इलाज किया गया। बहुत पैसा आया, बहुत खर्चा आया उनके इलाज पे। जिन अस्पतालों ने भर्ती करने से इनकार किया गया था, उनके उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज होकर हाकिम शेख ने कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया। इतना तंग आ गए कि उन्हें कोर्ट में मुकदमा दायर करना पड़ा। आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी
तरीके से लगे हाथ सार्वजनिक और निजी सेक्टर की जो इलाज का खर्च है वो भी लगे हाथ देख लेते हैं। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अच्छाइयाँ क्या हैं, दोनों में समस्याएं क्या हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है, अमन और रंजन दोनों अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है। अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा चलाते हैं। मतलब रंजन अमीर परिवार से आता है और अमन गरीब परिवार से आता है। अरे अमन, बड़े दिनों के बाद मिले, कैसे हो? ऐसी बात की गई। मुझे वायरल बुखार हो गया था, अस्पताल जाना पड़ा था। अच्छा, मुझे भी वायरल बुखार हो गया था। मैं इसी सोमवार स्कूल से आ रहा हूँ। मेरे डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए थे, वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। मतलब जो अमन है वो रंजन को बता रहा है कि मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, मेरे पिताजी मुझे ले गए थे और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि वहाँ कैसा हुआ। तो अस्पताल की बिल्डिंग चकाचक दिखती थी। मुझे लगा कोई 5 सितारा होटल है। निजी अस्पताल की बात कर रहे हैं। डैडी कह रहे थे ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ मिलती है। रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी को 500 रुपये देने पड़े और डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है वहाँ बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था, सब कुछ कितना साफ सुथरा था, सब जगमगा रहा था। बता रहा है कि मुझे तो बड़ा मज़ा आया। डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा, पर वहाँ तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया, उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझसे दर्द का पता ही नहीं चला। जब सारे परीक्षण के नतीजे आ गए तो हम वापस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने नतीजों को देखा और कहा कि सब ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है, और उन्होंने कई सारी दवाइयाँ लिख दी और आराम करने को कहा। ये अनुभव शेयर कर रहा है एक वो बच्चा जिसका नाम अमन है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में गया और उसने बताया कि कैसे सब कुछ बहुत व्यवस्थित, सब कुछ बहुत अच्छा और सब कुछ बहुत मज़ेदार था। अब बारी आती है रंजन की। ठीक है, जैसे देखिए ये दिया गया है कि खून निकालते समय उसने पूछा कि तुम टीवी पे रियलिटी शो चुटकुला बैटमैन देख रहे थे और खून निकाल दिया। और जैसे दवाई देते समय डॉक्टर बात कर रहा, हाँ तो छोटे जनाब, गुलाबी गोली दिन में 3 दफ़ा लेनी है, सफ़ेद वाली सोने से पहले दर्द चला जाएगा। इन्होंने धन्यवाद डॉक्टर कहा और कहा कि अभी हमें ठीक लगने लगा। अब बारी आती है रंजन की। और तुमने ये सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। अच्छा अपनी कहो, तुम किस अस्पताल गए थे? अब रंजन कह रहा है कि वो तुम्हारे अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अब्बा मुझे ले नहीं जाना चाहते थे क्योंकि बहुत समय लगने वाला था, और सच में बहुत ज़्यादा समय लगा। हम एक बड़े सरकारी हॉस्पिटल में गए। ओपीडी काउंटर पर लंबी लाइनें थी, इंतज़ार करना पड़ा। तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी, मैं पूरे समय अब्बा के सहारे टिका रहा। फिर इन्होंने कहा कि हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की, खून जांच कराने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा। जब जांच के लिए खून लिया जा रहा था तो बहुत भीड़ धक्का मुक्की हो रही थी। हमें 3 दिन बाद खून की जांच के नतीजे मिले। फिर हम वापस अस्पताल गए। उस दिन वहाँ कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी। मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून का रिपोर्ट जल्दी कराओ। ये सारी चीज़ें इसने अपनी बताई और फिर इसने कहा कि लगता है कि इसे वायरल हुआ है, कोई फिक्र की बात नहीं है, बुखार उतरने की गोली इसे देनी है बस, और कुछ नहीं। और मेरा अस्पताल था तो बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और मेरे इलाज में 3500 रुपये से ज़्यादा का खर्च आया, अमन ने बताया। तो रंजन बता रहा है कि भाई मुझे तो ये खर्चा जो है सिर्फ 150 रुपये आया। रंजन कह रहा है इतना खर्चा मेरे इलाज में नहीं, मेरे इलाज में बस 150 रुपये खर्च हुए। तो एक तरफ आपने देखा कि प्राइवेट सेक्टर में सुविधा अच्छी होने के कारण खर्च में भी बड़ा अंतर है। एक तरफ यहाँ 3500 रुपये खर्च हुए वायरल के इलाज में और एक तरफ यहाँ 150 रुपये खर्च हुए वायरल के इलाज में। अब दोनों स्वस्थ हैं। तो निजी सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा अंतर इस बात को लेके है कि ओरिएंटेशन क्या है। चूंकि सरकारी सेक्टर केवल सर्विस देने पे फोकस कर रहा है, वहीं पर निजी सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने पे फोकस कर रहा है, इसलिए दोनों के ट्रीटमेंट में अंतर है। प्राइवेट सेक्टर में जो भीड़ है और जो सरकारी सेक्टर में है, दोनों में कई गुना का अंतर है। लेकिन फिर भी अगर सरकारी सेक्टर में भी कुछ सुधार किया जाए तो सरकारी सेक्टर प्राइवेट सेक्टर से भी ज़्यादा बेहतर परिणाम देने की स्थिति में हो सकते हैं।
रंजन को इतना अधिक पैसा क्यों खर्चना पड़ा, कारण बताइए। ये कारण आप बता सकते हैं। सरकारी अस्पताल में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा अमन को, ये भी आप ढूंढ सकते हैं। जब आप बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं, आपको किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अपने अनुभवों के आधार पर लिखिए। भाई साहब, मैं प्रयास करता हूँ सरकारी हॉस्पिटल में जाऊँ, आप लोग क्या प्रयास करते हैं आप जानिए। बस सरकारी हॉस्पिटल में जाने से बचने का एक ही कारण होता है, वो है अधिक से अधिक समय लगना, बस। इसके अलावा सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों पे जितना विश्वास है उतना प्राइवेट हॉस्पिटल पे नहीं है। और आज भी सबसे टॉपर जो रैंक आती है उनको गवर्नमेंट स्कूल मिलता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, और वो पढ़ने के बाद भी प्रयास करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में प्रैक्टिस करे और वहाँ पर वो डॉक्टर बने। तो इसलिए सबसे अच्छे डॉक्टर आपको मिल जाएंगे कहाँ पे, सरकारी सेक्टर में। तो देखिए यहाँ पे अब आपको देखने को मिल रहा है कि जो कहानी से हम लोगों ने समझा कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं मोटे मोटे दो क्षेत्रों में बटे हैं, सार्वजनिक और निजी। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से हम क्या समझते हैं, तो देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो स्वास्थ्य केंद्रों अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। अगर आप सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा समझना चाहते हैं तो सरकार द्वारा चलाई जाने वाली जो श्रृंखला है स्वास्थ्य के बारे में, उन्हें हम लोग स्वास्थ्य सेवा कहते हैं। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब ऐसा नहीं है सरकारी स्वास्थ्य सेवा जो प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं हैं खंड स्तर पर, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों को भी सुविधाएं देते हैं। सभी बीमारी, साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारी, सबका इलाज यहाँ पर मिलता है। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहाँ प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक हमेशा रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के बारे में जानकारी होती है, इलाज का प्रशिक्षण इनको दिया जाता है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की जरूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर भी जिला हॉस्पिटल होता है, जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखभाल करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक हुआ था जिसमें अमन को ले जाया गया, और ऐसे विशिष्ट सरकारी अस्पताल है जिनका जिक्र हामिद शेख की कहानी में हुआ कि कई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल उनको ले जाए गए, कहीं पर भी उन्हें भर्ती नहीं किया गया। तो ये आप देख सकते हैं, मतलब एक से अधिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो सकते हैं, बड़े शहरों में तो होते ही हैं। इन स्वास्थ्य सेवाओं को कई कारणों से सार्वजनिक सेवा कहा जाता है। जैसे सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की वचनबद्धता बना रखी, इसलिए सार्वजनिक सेवा कहलाता है। अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स देते हैं। क्योंकि सरकार के पैसे से चल रहा है, लोगों के पैसे से चल रहा है, इसलिए हम सरकारी या सार्वजनिक कहते हैं। ये सुविधाएं सबके लिए हैं, इसलिए सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सकें। स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण कार्य है कि बीमारी जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया जैसे फैलने वाले जो रोग हैं उनका ये अच्छे से इलाज करें। स्वास्थ्य व्यवस्था सरकार के सहयोग करती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए मच्छर को पैदा होने से रोकने के लिए अभियान को सफल बनाने के लिए सुनिश्चित करना पड़ेगा कि सभी क्षेत्र के लोग अपने कूलरों व घर की छतों आदि पर पानी एकत्र न करने दें। हाकिम शेख के प्रकरण में पुनः याद करिए, आप जानते हैं कि मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। तो हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हितों को सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। मैंने पहले भी आर्टिकल 47 आपको बताया और आर्टिकल 41 भी बताया, जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं राज्य उपलब्ध कराएगा, ऐसा प्रयास किया जाए, ऐसा लिखा है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। अदालत ने कहा कि हाकिम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उनकी जान भी जा सकती थी, और यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज प्रदान नहीं करता है और तो इसका तात्पर्य है कि उसने जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। अर्थात आपको फंडामेंटल राइट्स संविधान देता है, आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21, जिसमें जीवन की सुरक्षा की गारंटी राज्य ने लिया है और माना जाएगा कि मौलिक अधिकार राज्य उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, इसलिए न्यायालय राज्य को उपलब्ध कराने के लिए बाध्य कर सकती है। तो जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन के अधिकार के साथ मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। तो अदालत ने क्या कहा? अदालत ने यह भी कहा, देखिए अदालत ने उस हाकिम शेख के मामले में कहा
कि सरकार का कर्तव्य है कि वो मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित होनी चाहिए। अस्पताल और उसके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पतालों में हाकिम साहब का इलाज करने से मना किया, इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को भी संदेश दिया कि हाकिम शेख द्वारा इलाज पर जो भी व्यय किया गया है उसका पूरा खर्चा का भुगतान राज्य सरकार हाकिम बेग को करे। ये राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य का कर्तव्य है, और स्वास्थ्य सेवाएं हमारा मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार देने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य की होती है। अगर राज्य इसे उपलब्ध कराए ही कराए, राज्य को ये उपलब्ध कराना ही पड़ेगा। आप जुड़े रहिए मेरी इस क्लास में। इसी क्लास के साथ एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा, है ना, एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में अगर आप तैयार कर रहे हैं, अपना तैयारी कर रहे हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड नहीं किया है और तैयारी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये जो विषय आप पढ़ रहे हैं इसको पॉलिटी कहते हैं, और पॉलिटी का बहुत सारा हिस्सा PSIR से जुड़ता है जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आपको उपलब्ध है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में अगर आप PSIR ऑप्शनल चुनना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा नाम है अमरेंद्र पांडे और ये बैच 20 सितंबर से शुरू हो रहा है इंडियन पॉलिटी से। इंडियन पॉलिटी जो कि GS में भी आप पढ़ते हैं, GS मेंस में भी पढ़ते हैं, PT में भी 20 सवाल आते हैं, उसी पॉलिटी को आपको PSIR के अंतर्गत भी पढ़ना होता है और 2 सवाल 3 सवाल आप इससे करते हैं। फर्स्ट पेपर का आधा उत्तर आप इसी से लिखते हैं। इसलिए आप अगर हिंदी माध्यम में ऑप्शनल तैयार करना चाहते हैं PSIR तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 20 सितंबर से बैच शुरू हो रहा है। बैच की टाइमिंग दोपहर में 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में होती है। 14,999 रुपये इसकी फीस है। 20 तारीख से पहले आप अगर जुड़ जाएंगे, AP लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आप 25 के लिए तैयार होने की स्थिति में होंगे। और अगर 25 नहीं भी आप तैयार कर रहे हैं, 26 देख रहे हैं, तब पर भी इस बैच के साथ आपको जुड़ना चाहिए, क्योंकि 26 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको महत्वपूर्ण समय मिल पाए उसके लिए आपको अपना ऑप्शन तैयार कर लेना चाहिए। और ऐसे भी विद्यार्थी जो अभी GS नहीं पढ़ना चाहते हैं और तैयार में कुछ कोचिंग करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि अगले साल हम कोचिंग लेके सीरियसली तैयार करेंगे, तो उन्हें ऑप्शनल से जुड़ जाना चाहिए। ऑप्शनल तैयार करते करते 60% GS आपका कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है कि आपको GS की कोचिंग न भी करनी पड़े, तो आप जुड़ सकते हैं। स्टडी IQ के ऐप पे जाइए या वेबसाइट पे जाइए, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डला होगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, अमरेंद्र पांडे नोट्स, और वहाँ से आप मुझे इंस्टा पे भी ढूंढ सकते हैं अमरेंद्र PND1 के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी फिर से NCERT की क्लास पे आते हैं और स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरीके से पूरा करते हैं। निजी स्वास्थ्य सेवाएं, हमारे देश में निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं जो बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें बहुत से विशेषज्ञों की सेवाएं आपको दिखती हैं। निजी रूप से चलाया जा रहा है अस्पताल व नर्सिंग होम भी आपको देखने को मिलता है। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं भी देखने को मिलती है जो परीक्षण करती है, विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। दुकानें भी हैं जहां से हम दवाइयां खरीद सकते हैं, ये निजी रूप से संचालित है। तो हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं निजी और सार्वजनिक दोनों ही रूपों में हमें उपलब्ध देखने को मिलती हैं। जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है कि इन्हें निजी स्वास्थ्य सेवाओं सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण नहीं होता है। देखिए, इससे समस्याएं क्या आती हैं कि जब सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण यहाँ पे नहीं होता है, आप देखेंगे कि जब सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण यहाँ पर नहीं होता है तो ऐसी दशा में कई सारी समस्याएं भी लोगों को होती हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं। अब तो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल चलाती हैं, कुछ कंपनियां दवाई को बनाने और बेचने में भी लगी रहती हैं। शहरों के कोने कोने में आपको दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती हैं। निजी सेवाओं में सबसे बड़ी समस्या ये है कि कई बार आपका इलाज करते हुए जो जरूरी नहीं होता है वो भी चीज़ें आपको दी जाती हैं। जैसे अभी आपने अमन और रंजन के केस में देखा, अमन को उसी वायरल के लिए 3500 रुपये खर्चने पड़े, जबकि रंजन ने 1500 रुपये में 150 रुपये में वही इलाज करा लिया। तो निजी क्षेत्रों में क्या होता है, कई बार डॉक्टर जानबूझ के अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए अनावश्यक संसाधनों को भी अपने मरीज पर थोपने का प्रयास करते हैं।
और उसका एकमात्र उद्देश्य होता है, क्योंकि निजी सेवाएं लाभ कमाने के लिए चलाई जाती हैं, इसलिए इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है, दवाइयाँ भी महंगी होती हैं और बहुत सारे लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते। इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें कई बार निजी क्षेत्रों से काम चलाने के लिए ऋण भी लेना पड़ जाता है। अधिक पैसा कमाने के लिए निजी सेवाएं प्रायः ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होते हैं, उसके बावजूद आपको महंगा उपयोग करने को कहा जाता है। उदाहरण के लिए बहुत से डॉक्टर अनावश्यक दवाई, इंजेक्शन, सेलाइन बॉटल आदि सलाह देते हैं, जबकि साधारण दवा की गोली भी पर्याप्त होती है। साधारण दवा की गोली भी क्या होती है? पर्याप्त होती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि कैसे किन किन तरीके से हमारे यहाँ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। अभी भी भारत में 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीद पाते हैं, सक्षम होते हैं। गरीब जो लोग हैं वो तो दवाइयों का खर्चा नहीं उठा पाते, इसलिए बड़ी ज़रूरी बात है कि सरकारों के द्वारा ऐसी योजनाएं चलाई जाएं, सरकारों के द्वारा ऐसे व्यवस्थाएं की जाएं जिससे गरीब लोग भी अपना इलाज करा पाएं। अब आप एक फ़ोटो देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें एक गर्भवती महिला है और जिस गर्भवती महिला को अपना इलाज कराने के लिए कई किलोमीटर दूर या तो वो साइकिल से जाएगी या तो पैदल जाएगी। अर्थात एक बात आप समझ चुके हैं कि सार्वजनिक सेवाएं यद्यपि गुणात्मक हैं, लेकिन अभी इनकी उपलब्धता सब जगह नहीं प्राप्त है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व भी है कि अपने सभी नागरिकों को, विशेषकर गरीबों को, सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। फिर भी लोगों का जो स्वास्थ्य है वो जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर, उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसलिए लोगों की स्वास्थ्य की दशा को सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना है। ऐसा करना अगले पृष्ठ पे दिए गए उदाहरण के माध्यम से आप देख सकते हैं। केरल का एक अनुभव है जिसमें 1996 में केरल ने अपने 40% जो बजट है वो पंचायतों को दे दिया, जिससे पंचायतें अपने ज़रूरत की चीज़ों को जुटा सकें, अपने लिए काम कर सकें। लिहाजा पंचायतों ने पानी की अच्छी व्यवस्था कर ली, खाने की अच्छा व्यवस्था कर ली, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था कर ली, ये सारी चीज़ें कर ली। विशेष रूप से उन्होंने ध्यान दिया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी भी केरल में भी देखा जाए तो दवाइयों की कमी, डॉक्टरों की कमी, ये सारी चीज़ें अभी भी हमें देखने को कहीं ना कहीं मिल जाती है। हमने कोस्टारिका का तरीका की बात की थी। मैंने बताया था कि अमेरिका का एक बड़ा छोटा देश है, बड़ा स्वस्थ देश माना जाता है, क्योंकि उसने अपने संविधान में ये लिख दिया कि ये सेना नहीं रखेंगे और ये अपना सारा जो सेना पे खर्च करने का बजट है वो अपने लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च करेंगे। और आज ये देश बहुत खुशहाल है और इस देश में पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण, आवास, इन चीज़ों पर बहुत सारा खर्च किया गया है। लिहाजा ये दुनिया के सबसे स्वस्थ देशों में से एक माना जाता है। भारत को भी इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है, भारत को भी इस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ये थी आपकी क्लास 7 का अध्याय 2, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सरकार की सार्वजनिक सेवाओं में, स्वास्थ्य सेवाओं में क्या भूमिका है उसको हम लोगों ने देखा है। कल की कक्षा में हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, अध्याय 3, राज्य शासन कैसे काम करता है। अभी पिछली क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा था कि शासन कैसे 3 स्तर पर है, केंद्र स्तर, राज्य स्तर, स्थानीय स्तर। तो हम देखेंगे कि जो राज्य स्तर का शासन है वो कैसे काम करता है। तो कल फिर मिलेंगे। अपने दोस्तों मित्रों को ये क्लास ज़रूर शेयर करिए, खुद भी क्लास को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते रहिए, जुड़ते रहिए, अपनी पढ़ाई को मूर्त रूप दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।